Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to start our new chapter number 2, solution. Alright, so let's start with the introduction of solution. First of all, we are going to discuss what is the solution, right? And after that, we will discuss about the types of solution. It's just basic of that चैप्टर राइट। इस चैप्टर में बहुत सारी टर्म्स आपको सीखनी है, बहुत लेंथी है, इम्पोर्टेंट भी बहुत है पॉइंट ऑफ व्यू द एग्ज़ाम, राइट। कि आप कि इस चैप्टर में से नियर अबाउट 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर 4 मार्क का क्वेश्चन भी सॉल्यूशन में से ही आता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग है इट्स अ वेरी इजी, राइट। चैप्टर भी वैसे भी इजी है, इतना टफ नहीं है। लेकिन उसके स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस, राइट। ये क्या है, तो जो हमारे सॉल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर है, सही है। मिक्सचर क्या होता है, व्हेन एवर 2 or more than 2 compounds आर मिक्स विदाउट लूजिंग दैट प्रॉपर्टी आर नोन एज अ मिक्सचर, राइट। कि जब 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड मिक्स होते हैं विदाउट लूजिंग दैट प्रॉपर्टी तो उसे बोलते हैं मिक्सचर। ये जो मिक्सचर है वो दो तरह के होते हैं, वन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकेंड वन इज़ द हिट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, तो सपोज़ कि हमने क्या ले लिया, एक ग्लास वाटर ले लिया, उसके अंदर हमने शुगर ऐड कर दी। अब उसे क्या करेंगे, हम स्टर करके उसे डिसॉल्व कर देंगे। तो जो ये फॉर्म हो रहा है मिक्सचर बाय द शुगर एंड वाटर इज़ नोन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसा क्यों भाई, तो अगर आप सपोज़ कि वो शुगर वाटर आपने फॉर्म कर लिया, अब आपको क्या करना है, उसके टॉप में से 1 स्पून वाटर लेना है, शुगर वाटर लेना है और उसे चखना है। फिर आपको उसके बॉटम में से 1 स्पून शुगर वाटर लेना है और उसे चखना है। तो आपको दोनों का टेस्ट क्या आएगा, सेम, क्योंकि उसमें जो शुगर और वाटर के पार्टिकल्स है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। हर एक पोर्शन में जो पूरा मिक्सचर है उसमें हर एक पार्ट में जो शुगर और वाटर के जो पार्टिकल्स है वो एक तरह से यूनिफॉर्मली क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जबकि जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है वो क्या होता है कि अगर आपने ले लिया ऑयल एंड वाटर का सॉल्यूशन, सही है, ऑयल और वाटर का मिक्सचर, सही है, तो अब क्या होगा, ऐसे में आप कितना भी स्टर करो लेकिन आपको 2 लेयर्स देखने को मिलेंगे, सही है। नीचे क्या रह जाएगा, वाटर, ऊपर रह जाएगा हमारा ऑयल पोर्शन। मतलब अब अगर आप हमारा 1 स्पून लोगे उस मिक्सचर में से बॉटम में से, तो वहाँ बॉटम में से क्या आएगा, सिर्फ पानी पानी मिलेगा। अगर आपने टॉप में से लिया तो सिर्फ ऑयल ऑयल मिलेगा। मतलब कि जो हमारे दोनों पार्टिकल्स हैं मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, तो उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन क्या है, इट्स अ ओनली होमोजीनियस मिक्सचर। जो भी मिक्सचर होमोजीनियस होंगे, मतलब कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो उसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, सही है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन, सही है ना। Solution is made by 2 different particles. First one is solute and second one is solvent, राइट। जो सॉल्यूशन है 2 पार्टिकल्स से, मिनिमम 2 पार्टिकल्स चाहिए हमें। कौन सा, फर्स्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, राइट। नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूट, सॉल्यूट मीन्स प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट। के सॉल्यूशन में जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं हम, तो सॉल्यूट। और दूसरा है हमारा सॉल्यूट कैन बी अ 1 और मोर देन 1, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या है, जो सॉल्यूट है 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। सपोज़ कि हमने नींबू शरबत बनाना है, ओके, लेमन वाटर फॉर्म करना है, तो उसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे, थोड़ा सा अमाउंट में होगा एज़ कम्पेयर टू द वाटर, राइट। और फिर हमने ऐड किया उसमें लेमन जूस, सही है, उसमें ऐड किया थोड़ा सा हमने सॉल्ट। तो हमने यहाँ पे थोड़े थोड़े अमाउंट में शुगर भी ऐड की, सॉल्ट भी ऐड किया और लेमन जूस भी ऐड किया, सही है। तो 3 इंग्रेडिएंट्स हम उसे ऐड कर रहे हैं इन द स्मॉल अमाउंट। मीन्स कि स्मॉल अमाउंट में जो होता है वो सॉल्यूट, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम लेमन वाटर फॉर्म करते हैं तो उसमें 3 सॉल्यूट हो गए हमारे, सही है। और सॉल्वेंट क्या है, तो वाटर,
सही है, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट, क्योंकि जब भी आपको नींबू पानी फॉर्म करना है तो उसमें 1 ग्लास आप क्या लोगे, वाटर, मतलब उसका अमाउंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शुगर, सॉल्ट एंड लेमन जूस। सही है, तो सॉल्वेंट कैन बी ओनली वन, जो सॉल्वेंट है वो एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं होगा। ओके, तो ये सॉल्यूट क्या है जो स्मॉल अमाउंट में है, सॉल्वेंट क्या है जो लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जबकि जो सॉल्वेंट है सिर्फ एक ही होता है। ओके, और सॉल्यूशन इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, व्हेन एवर देयर इज ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट, द मिक्सचर फॉर्म बाय वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी, बाई मीन्स दो, कौन दो है, तो एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। सही है, मीन्स the mixture of a one solute and one solvent is known as the binary solution, right? Now solute and solvent may be of any form of the matter, solid, liquid and gas। जो हमारे solute and solvent है, ऐसा नहीं है कि solution है तो सिर्फ liquid form में होगा। okay, our solution can be a solid, can be a liquid or can be a gas। तो अगर सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दे कैन बी ऑल्सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। तो हमारे जो सॉल्यूट है ऐसा नहीं है, सॉल्यूशन है तो सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होगा। ओके, क्लियर दैट, सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिक्विड में होगा, इट कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उसके सब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो सकते हैं, लेकिन हमारा सॉल्यूशन सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, इट्स डिपेंड्स अपॉन टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। हमारा सॉल्वेंट का जो टाइप होगा वही टाइप सॉल्यूशन का होगा। इफ़ देयर इज अ सॉलिड सॉल्वेंट then solution will be a solid, if there is a liquid solvent then solution will be a liquid, and if there is a gaseous solvent then solution will be a गैसियस, राइट। जैसे कि हमने लेमन वाटर फॉर्म किया तो उसमें वाटर क्या था, लिक्विड फॉर्म में, उसमें आपने ऐड किया क्या, शुगर, सॉल्ट, वो दोनों कैसे थे, हमारे तो सॉलिड फॉर्म में। लेकिन जो लास्ट में हमारे जो जूस मिला, शुगर लेमन वाटर मिला, वो कैसा था, तो हमारा लेमन वाटर था लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जो सॉल्वेंट था हमारा वाटर था वो लिक्विड में था। मतलब कि हमारा सॉल्यूट कोई भी स्टेट में हो, ओके, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उससे चेंज नहीं होगा हमारा सॉल्यूशन, लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सही है, हमारा सॉल्वेंट किस तरह का है उसके ऊपर जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी टाइप कौन कौन सी है। ओके, सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ सी द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। हियर वन टेबल इज गिवन, राइट। मैंने एक टेबल फॉर्म किया है, उसमें आप देख सकते हो जो हमारी फर्स्ट कॉलम है इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो सेकंड है वो है हमारा सॉल्वेंट, थर्ड कॉलम है सॉल्यूट की, और चौथा है हमारा एग्जाम्पल का। ओके, तो यहाँ पे पहला हमें देखना है कि गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैसियस सॉल्यूशन कब फॉर्म होता है, जब हमारे जो सॉल्वेंट है वो किस में है, यहाँ पे देख सकते हो कि सॉल्वेंट क्या है, गैसियस फॉर्म में है। लेकिन सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। मतलब अगर हम सॉल्यूट गैस ले और सॉल्वेंट गैस ले तो जो फॉर्म होगा सॉल्यूशन वो क्या होगा, गैसियस। इफ़ वी टेक अ सॉल्यूट लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूट ले और उससे सॉल्वेंट कौन सा ले हम, गैस, तो अभी जो हमारा सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, गैसियस होगा। इफ़ वी टेक अ सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गैस में ले होगा तो भी जो सॉल्यूशन हमारा फॉर्म होगा वो किस में होगा, गैसियस में, क्योंकि जो सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में होता है, उसी वजह से सॉल्वेंट का जो भी हमारा नेचर होगा वही नेचर किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारा सॉल्वेंट गैस हो, सॉल्यूट भी गैस हो, और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो हमारी एयर, उसमें बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, हाइड्रोजन, तो ये सारे कैसे हैं, गैसियस फॉर्म में है। उसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, नाइट्रोजन का,
सही है। तो हम ये बोल सकते हैं इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन और मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, राइट। तो वहाँ पे नाइट्रोजन हमारा क्या हो गया, हमारा सॉल्वेंट हो गया, और जो ऑक्सीजन है वो हो गया सॉल्यूट। दोनों किस में है, गैसेस फॉर्म में है, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो भी कैसा होगा, गैसेस फॉर्म में होगा ना। सेकेंड इज सॉल्यूट विल बी अवर इन अ लिक्विड स्टेट एंड सॉल्वेंट इन अ गैसियस स्टेट। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मॉइस्चर एयर। सही है कि अगर आप एयर पार्टिकल, अभी मानसून चल रहा है, आपको पता है कि जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है मानसून में, क्यों, क्योंकि एयर में हमारे पास नाइट्रोजन तो है लेकिन साथ में उसके वाटर पार्टिकल्स भी है। सही है, वाटर पार्टिकल भी प्रेजेंट है, और वो वाटर पार्टिकल किस में हुए, लिक्विड में, लेकिन वे किस में है, तो स्मॉल अमाउंट में है। इसलिए जो ह्यूमिड एयर होती है वो भी तो कैसी होती है, गैसेस फॉर्म में ही होती है। तो जो ह्यूमिड एयर है, मॉइस्चर्ड एयर है, वो क्या है, हमारा गैसियस सॉल्यूशन है। उसमें सॉल्वेंट है हमारा नाइट्रोजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। लेकिन जो हमारा लिक्विड सॉल्यूट कौन सा हो जाएगा, तो वाटर वेपर, राइट। वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ड्रॉपलेट्स होंगे, उसी वजह से तो ह्यूमिडिटी रहती है। सही है, तो ये मॉइस्चर एयर किसका एग्जांपल है, जिसमें लिक्विड सॉल्यूट हो, हमारा गैस सॉल्वेंट हो, और हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गैसेस। ओके, नाउ कम्स टू द थर्ड टाइप इन विच सॉलिड सॉल्यूट एंड गैस सॉल्वेंट। तो सही है, सॉलिड क्या होगा, सॉल्यूट, और जो गैस होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्वेंट। उससे भी जो मिक्सचर फॉर्म होगा वो गैसियस होगा, जैसे कि कैम्फर इन एयर और नेफ्थलीन इन एयर। सही है, आपने नेफ्थलीन बॉल्स देखे होंगे, तो वो जो है, तो ये नेफ्थलीन या जो कैम्फर है वो क्या है, तो सब्लिमेट होते हैं। ओके, उसका सब्लिमेशन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सॉलिड में से गैस में चला जाएगा। वैसे ही वो गैस में से क्या हो जाएगा, सॉलिड में चला जाएगा। अगर आपने नेफ्थलीन बॉल रखे हैं घर में, ओके, तो वो धीरे धीरे क्या, तो उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता हुआ आपने देखा होगा। वाइट कलर के जो बॉल्स होते हैं उसे नेफ्थलीन बॉल बोलते हैं। सही है, तो वो जो है, वो आपने अगर खुले में रख दिया एयर में, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाएगी उसकी साइज़। मतलब वो कैम्फर या नेफ्थलीन जो है उसे आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर में ओपन रखोगे तो वो धीरे धीरे सॉलिड में से गैस में चला जाएगा। अब वो जो एयर में चला गया, उसके बाद वो फिर से सॉलिड पार्टिकल फॉर्म करेगा, लेकिन क्या वो फिर से हमें कैम्फर या नेफ्थलीन बॉल फॉर्म करके देखा, नहीं। मतलब कि वो सॉलिड पार्टिकल या कैम्फर के और जो नेफ्थलीन बॉल के पार्टिकल है वो किस में रह गए, एयर में ही रह गए। तो ये कैम्फर और नेफ्थलीन पार्टिकल हो गए हमारे सॉलिड पार्टिकल। एयर में नाइट्रोजन है, सही है, मतलब कि वो हो गया हमारा गैसियस सॉल्वेंट। तो जो फॉर्म हुआ वो भी तो गैसियस है। आपको क्या फील होते हैं, एटमॉस्फेयर में नेफ्थलीन और कैम्फर के पार्टिकल नहीं होते, वो तो गैसियस फॉर्म में। अब तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो गैसियस हो गया, तो हमें वो फील नहीं होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा गैसियस सॉल्यूशन, कि जिसमें सॉल्वेंट गैस है, फिर चाहे सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, लेकिन सॉल्वेंट अगर गैस है तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, हमारा गैसेस होगा। देन कम टूवर्ड्स द लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन है तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या होना चाहिए, लिक्विड ही होना चाहिए। अगर लिक्विड में हम गैस फिलअप करें, लिक्विड में फिर लिक्विड फिलअप करें, या लिक्विड में सॉलिड फिलअप करें। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला है उसमें हमने लिक्विड में हमारा सॉल्वेंट है लिक्विड और सॉल्यूट है गैस। तो ऐसा कौन सा है, आप जब सॉफ्ट ड्रिंक ओपन करते हो, ओके, तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलता है, वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी सॉफ्ट ड्रिंक फॉर्म किया जाता है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक क्या है, तो उसका जो बेस है वो हमारा वाटर है, मतलब सॉल्वेंट होगा या वाटर। उसके अंदर हमने CO2 डिसॉल्व किया हुआ है। सही है, जो फॉर्म हो रहा है वो भी तो कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में ही है। ओके, या फिर आप बात करो कि जो एक्वेटिक एनिमल है वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग दे यूज़ द डिजॉल्व ऑक्सीजन। मीन्स कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया, क्योंकि वो लेस अमाउंट में है। सही है, और वो कैसा है, तो गैसियस फॉर्म में है, और वो डिसॉल्व किस में हो रहा है, वाटर, तो वो सॉल्वेंट लिक्विड में हो गया, और जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो भी कौन सा है, लिक्विड है। सही है। नाउ अवर सेकेंड
लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्यूट, जैसे कि इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। रही आप अल्कोहल की बात करो तो जो अल्कोहल है उसमें क्या होता है, इथेनॉल डिजोल्व किया गया होता है वाटर में। सही है, तो ये जो इथेनॉल है वो भी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। वाटर भी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, अगर आपने शुगर या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो शुगर या सॉल्ट लेस अमाउंट में होते हैं जो कि सॉलिड सॉल्यूट हो जाएंगे, और वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं मतलब कि जो वाटर है हमारा लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया। तो जो हमें लास्ट में मिक्सचर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी कौन सा होगा, लिक्विड ही होगा। तो ये हो गया सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन लिक्विड में मिलेगा। ओके, जहाँ पे सॉलिड क्या, सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। नाउ कम टू द सॉलिड सॉल्यूशन, मीन्स कि ये हमारे जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो किस में होने चाहिए, सॉलिड में। फिर चाहे सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो। ओके, नाउ यहाँ पे जो पहला है वो गैस सॉलिड है, उसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो गैसियस फॉर्म में होगा, जैसे कि आपने एड्सॉर्प्शन देखा हो। ओके, कि जब हम कोई मिक्सचर को, एयर मिक्सचर को रिएक्ट करवाते हैं। ओके, जैसे कि हमें हेबर प्रोसेस में अमोनिया फॉर्म करना है तो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन एंड फॉर्म अ एमोनिया, राइट। तो ये जो प्रोसेस है वो कोई मेटल सरफेस के ऊपर की जाती है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स है वो हमें पता है कि उसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो बहुत कम होता है, तो वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ऐसी कंडीशन में रिएक्शन करवाना बहुत टफ हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, कोई कैटालिस्ट यूज़ करते हैं ताकि जो कैटालिस्ट है उन्हें सरफेस प्रोवाइड करें। सही है, तो उसी सरफेस पे वो दोनों जो गैस है पार्टिकल, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वो क्या हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब जो जब वो एड्सॉर्ब होंगे तो जो हमारा मिक्सचर फॉर्म होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में ही होगा, क्योंकि कैटालिस्ट लार्ज अमाउंट में है तो वो तो उसमें सिर्फ एड्सॉर्ब हो रहे हैं। या फिर आपने कई सारे स्टोन्स भी ऐसे देखे होंगे, सही है, जिसमें बीच में होल होता है, तो वो क्या हो गया, हमारा जो होल है उसमें गैस है और जो हमारा पूरा स्टोन है वो सॉलिड है, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हो गया हमारा। सही है, देन कम्स लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। तो एमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम और एमालगम ऑफ एनी मेटल विथ मर्क्यूरी इज नोन एज अ सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। जिसमें जो मर्क्यूरी है हमारी वो कौन से फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, जो कि बहुत लेस अमाउंट में होती है, तो वो हमारी सॉल्यूट हो गई, जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। जो हमारी मेटल है वो मेटल किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में, तो वो हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो अगर आप किसी भी मेटल में मर्क्यूरी को ऐड करो तो उसे बोलते हैं हम एमालगम। सही है, तो जो मर्क्यूरी एमालगम फॉर्म होता है वो होता तो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है। तो ये हो गया लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। नाउ कम अवर लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो उसमें क्या है, एलॉय है, एलॉय। सही है, आप ब्रास की बात करो या कोई भी, तो स्टेनलेस स्टील की बात करो, तो मतलब वहाँ पे क्या है, दो या उससे ज़्यादा मेटल्स को हमने क्या किया है, मिक्स किया है और एलॉय फॉर्म करते हैं। तो ये जो मेटल्स है वो दोनों की, जो भी मेटल्स है वो किस में होती है, सॉलिड फॉर्म में। तो दो सॉलिड कंबाइन हुए, उसमें एक क्या होगा, तो मेन बेस होगा हमारा, सपोज कि हमें स्टेनलेस स्टील फॉर्म करना है तो जो कार्बन है, आयरन है वो लार्ज अमाउंट में होगा, उसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड करेंगे, फिर उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, निकल भी ऐड कर सकते हैं। सही है, तो ये जो सारे हैं वो लेस अमाउंट में है लेकिन है तो सॉलिड फॉर्म में, तो सॉल्यूट भी सॉलिड है, सॉल्वेंट जो हमारा आयरन है वो भी सॉलिड है, और जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है आपके स्टील के जो वेसल्स है वो भी किस में है, कि सॉलिड में है। तो ये हो गया हमारा एलॉय, एग्जाम्पल किसका, तो सॉलिड 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 सॉल्यूट एंड सॉलिड सॉल्वेंट का, जिससे फॉर्म होगा सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब कि हमारे जो सॉल्यूशन है वो 3 तरह के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन।
जो गैसियस सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्वेंट है वो गैस ही होगा, फिर चाहे सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। सेम लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए, फिर सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। एंड जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड होना चाहिए, फिर चाहे सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। और ये जो आप सारे एग्जाम्पल और ये टेबल देख रहे हो उसमें से हमें एमसीक्यू में 1 मार्क का कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ डिफरेंट 9 टाइप्स के सॉल्यूशन फॉर्म होंगे। सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट गैस, सॉल्यूट लिक्विड, गैस सॉल्वेंट, इस तरह से आप देखोगे तो 9 सॉल्यूशन फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये जो हमारा सॉल्यूशन क्या है वो देख लिया कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट गिव्स अ सॉल्यूशन। उसके डिफरेंट 9 टाइप्स देख लिए। जो सॉल्यूशन का टाइप है इट्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, राइट। नाउ कम टुवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन represent the amount of the solute dissolved in a unit amount of solvent or solution, right। कि जो हम अगर हम कोई एक यूनिट वॉल्यूम ले ले सॉल्वेंट का या फिर यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन का हमें फॉर्म करना है, उसमें जितना अमाउंट में हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। नाउ sorry, there is a technical error, I think. Here the formula is concentration equal to mass of solute or amount of solute divided by amount of solvent और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। सही है कि अगर हम सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ओके ना, what the next one is concentration can be expressed in a वेराइटी ऑफ द वेज। कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस की जाती है। पहला है क्वालिटेटिवली एंड दूसरा है क्वांटिटेटिवली। कि जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्वालिटेटिव वे में भी एक्सप्रेस की जा सकती है और क्वांटिटेटिव वे में भी एक्सप्रेस की जाती है। तो कैसे वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस की जाती है उसकी बात करते हैं अब। नाउ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, फर्स्ट इज डाइल्यूशन। बराबर कि हम ये बोल सकते हैं ये सॉल्यूशन तो डाइल्यूट है। जैसे कि अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट रिलेटिव टू अ सॉल्वेंट। सही है कि सॉल्वेंट के कंपेयर में अगर सॉल्यूशन का जो हमारा सॉल्यूशन है सॉल्यूट है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, सही है, तो बहुत कम हो, सॉरी, जो हमारा सॉल्वेंट है उसके कंपेयर में हमारा जो सॉल्यूट हो वो बहुत कम हो, उसे क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। सपोज़ कि हमने एक ग्लास ले लिया, सही है, उसके अंदर हमने वाटर फिलअप कर दिया। वो वाटर है हमारे पास 1 लीटर, और कोई बड़ा सा कंटेनर ले लिया जिसमें 1 लीटर वाटर है और उसमें सिर्फ हमने क्या किया? 1 स्पून शुगर का ऐड कर दिया। अगर 1 स्पून शुगर आपने ऐड किया 1 लीटर में और फिर आप उसे डिसॉल्व करके टेस्ट करोगे तो आपको क्या लगेगा? उस शुगर का तो आपको टेस्ट भी नहीं आएगा। सही है, क्यों? क्योंकि जो सॉल्वेंट है बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेयर में जो हमारा शुगर है वो क्या है? बहुत कम है। तो उसी को बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, देन कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट रिलेटिव टू द सॉल्वेंट। सही है कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसके कंपेयर में वो ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने इसकी जगह ले लिया एक ग्लास वाटर, सही है, और उसमें हमने 5 स्पून शुगर ऐड कर दिए। क्या कर दिया? 5 स्पून शुगर ऐड कर दिया। तो एक गिलास में 5 स्पून शुगर ऐड करोगे, फिर डिज़ोल्व करोगे और टेस्ट करोगे तो वो बहुत ज़्यादा क्या लगेगा आपको? स्वीट लगेगा।
मीन्स कि ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि 1 लीटर में 1 स्पून शुगर वो क्या था, तो सॉल्वेंट के कंपेयर में बहुत ही कम शुगर थी। जबकि 1 गिलास में आप 5 स्पून ऐड कर रहे हो तो सॉल्वेंट के कंपेयर में वो काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ऐसे में जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो कौन सा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूट कम है एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा कम है तो वो हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कि क्वालिटी कैसी है, डाइल्यूट है वो या कॉन्सेंट्रेट है। ओके, ये जो 1 लीटर में एक चमची शुगर वाला जो हमारा शुगर सिरप फॉर्म होगा तो उसकी क्वालिटी ख़राब है क्योंकि वो बहुत ही डाइल्यूट है। जबकि 1 ग्लास में जो हमारा 5 स्पून शुगर ऐड किया है तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ओके, देन कम्स सेमी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सेमी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की ही बात करनी है लेकिन सेमी क्वांटिटेटिव, फिर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन भी देखेंगे क्या है वो देखते हैं पहले हम, कि जो सेमी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है उसमें पहला आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये कौन सा आता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, contains the maximum amount of solute in a given solvent at a specific temperature। कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करते हैं, तब अगर कोई सॉल्वेंट में मैक्सिमम सॉल्यूट डिजोल्व हो गया है, सही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन इक्विलिब्रियम विथ अनडिजोल्व एंड डिजोल्व सॉल्यूट। ओके, सपोज कि जैसे कि हमने बोला कि 1 गिलास लिया, उसमें 1 गिलास वाटर लिया, उसमें 5 स्पून मैंने शुगर के ऐड कर दी, सही है। अब क्या है कि सपोज पहला 1 स्पून मैंने, वो 5 स्पून मैं कैसे ऐड कर रही हूँ, तो पहले 1 स्पून ऐड की, उसे डिज़ोल्व की तो डिज़ोल्व हो गया। दूसरी स्पून ऐड की, उसे डिज़ोल्व किया तो डिज़ोल्व हो गया। थर्ड फोर्थ स्पून तक वो डिज़ोल्व हो गया, सही है। और 5th स्पून जब मैंने ऐड की तो उसमें से मैंने बहुत ज़्यादा स्टर किया, फिर भी कुछ शुगर पार्टिकल अनडिज़ोल्व रह गए, सही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वाटर था उसमें इतनी ही शुगर डिज़ोल्व हो सकती है। अब उसमें आप 5 की जगह 10 स्पून भी शुगर ऐड करोगे तो वो अब डिज़ोल्व नहीं होगी, वो अनडिज़ोल्व ही रहेगी ग्लास में, सही है। तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड। कि वाटर की कैपेसिटी ओवर हो गई, उसमें जो 1 ग्लास वाटर है उसकी कैपेसिटी ओवर हो गई, किसके लिए, तो ये 4 स्पून शुगर में ही वो सैचुरेटेड हो गया, सही है। उसमें साथ में बोला गया है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्यों ऐसा बोला, अगर नॉर्मल वाटर है तो उसमें 4 स्पून शुगर ही डिज़ोल्व होगी, सपोज। ओके, 1 ग्लास नॉर्मल वाटर है तो उसमें 4 स्पून शुगर डिज़ोल्व होगी। और 5th स्पून अगर आप ऐड करने जाते हो तो वो क्या हो गया, अब ऐड डिज़ोल्व नहीं हो रही, मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अगर हमने उसी सॉल्यूशन को थोड़ा सा वार्म किया, सही है, वाटर को थोड़ा सा वार्म कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि 5th वाली जो स्पून थी वो भी डिज़ोल्व हो जाए, 6 स्पून ऐड करें वो भी डिज़ोल्व हो जाए, सही है। तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी जो वाटर थी उसकी कैपेसिटी डिज़ोल्व करने की बढ़ गई। मतलब जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो हम सैचुरेशन की बात करते हैं वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से सॉल्युबिलिटी घट भी सकती है। ओके, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें अनडिज़ोल्व एंड डिज़ोल्व सॉल्यूट है वो कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब क्या, अगर आपको ऐसा लगेगा कि आपने क्या किया है, एक वाटर में ये शुगर डाल दी और फिर आप उसे स्टर करे जा रहे हो, ओके, तो आपको जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है एक्स्ट्रा शुगर के वो वैसे के वैसे दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो डिज़ोल्व शुगर पार्टिकल है वो क्या हो रहे हैं, तो अनडिज़ोल्व हो रहे हैं, सही है। और जो अनडिज़ोल्व शुगर पार्टिकल है वो डिज़ोल्व हो रहे हैं, लेकिन जितने डिज़ोल्व हो रहे हैं उतने ही डिज़ोल्व में से फिर से क्या हो रहे हैं, अनडिज़ोल्व हो रहे हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा जो इक्विलिब्रियम है वो चैप्टर जब हम स्टडी करेंगे तो आपको उसका और भी ज़्यादा, मतलब आपने 11th में स्टडी किया है ऑलरेडी इक्विलिब्रियम, तो आपको ख्याल होगा कि ये क्या होता है। जो भी हमारे
डिसॉल्व पार्टिकल्स होते हैं वो फिर से क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल पार्टिकल फिर से, मतलब कि लेकिन वो दोनों जो हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम होता है, उस वजह से हमें लगता है कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। सही है, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, फिर आप उससे कितना भी ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करो लेकिन वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहला सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो कंटेन्स लेस सॉल्यूट देन इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिसॉल्व। सही है कि उसकी कैपेसिटी है उससे कम हो। सपोज हमने बोला कि एक ग्लास में 4 स्पून शुगर आ सकती है लेकिन हमने सिर्फ 2 ही डाली, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अभी उसके पास 2 और शुगर को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है लेकिन हमने उसकी कैपेसिटी से कम करवाया है, तो उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब आपके पेरेंट्स या टीचर्स भी आपको बोलते होंगे कि तेरी कैपेसिटी 80 अब जाने की थी, 90 अब जाने की थी, लेकिन तेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तेरी कैपेसिटी से कम है, मतलब वो अनसैचुरेटेड है, वो लोग अनसेटिस्फाइड है। वैसे ये सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। सही है कि आपकी कैपेसिटी से अगर आप कुछ कम करते हो तो जो दूसरे हैं वो क्या हो जाते हैं, अनसेटिस्फाई, या आप खुद भी अपने आप से अनसेटिस्फाइड हो जाते हो। सही है कि मेरी कैपेसिटी थी यहाँ मैं ला सकता था 85 अप, लेकिन मेरे नहीं आई। सही है, तो वो क्या है, अनसेटिस्फैक्शन है। तो वैसे ही कि सॉल्वेंट है उसकी कैपेसिटी है 4 डिज़ोल्व करने की, 1 ग्लास वाटर की कैपेसिटी है 4 स्पून शुगर को डिज़ोल्व करने की, लेकिन उसने सिर्फ 2 को ही डिज़ोल्व किया है क्योंकि हमने ऐड ही 2 को किया है। तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो अनसेचुरेटेड है, उसके पास अभी और सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है। मीन्स अ सॉल्यूशन नॉट इन अ इक्विलिब्रियम विद अ डिज़ोल्व सॉल्यूट, क्योंकि वहाँ पे इक्विलिब्रियम कब होता है, जब 2 डिफरेंट कंडीशन होती है। जैसे सेचुरेटेड में अनडिसॉल्व पार्टिकल भी थे और डिसॉल्व पार्टिकल भी थे, जबकि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में सिर्फ डिसॉल्व पार्टिकल है। तो वो इक्विलिब्रियम में आएगा कब, किसके साथ, इक्विलिब्रियम में आने के लिए 2 डिफरेंट कंडीशन भी तो चाहिए। यहाँ तो सिर्फ डिसॉल्व पार्टिकल है। सही है, तो मतलब कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं एंड मोर सॉलिड कैन बी डिसॉल्व। अगर हमने तीसरी स्पून भी उसमें ऐड कर दी तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, एंड थर्ड वन इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन इज प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा जब उसमें हम डिसॉल्व कर दे तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में बात करेंगे। इट्स अ अनस्टेबल सॉल्यूशन। वो क्या है, अनस्टेबल सॉल्यूशन है। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन एट द हाई टेम्परेचर देन स्लोली कूल। सही है, जैसे कि हमने बोला कि 4 स्पून शुगर की ही 1 ग्लास वाटर की कैपेसिटी है, लेकिन हमें 5 स्पून और उसमें डिसॉल्व करना ही है, तो हम क्या करेंगे, पहले उससे वार्म कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 स्पून अंदर डिसॉल्व हो जाएगी और फिर उसे धीरे धीरे कूल करेंगे। तो कूल होते टाइम भी वो 5 स्पून शुगर थी वो उसी में रह जाएगी। मतलब वो फॉर्म होता है जब पहले हमने हीट किया और उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करवा दिया और फिर कूल डाउन किया। सही है, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो सुपर सैचुरेटेड होता है। वो अनस्टेबल क्यों है, तो अगर आपने उसे लॉन्ग टाइम तक ऐसे ही रहने दिया, कूल होने दिया, ज़्यादा कूल होने दिया, तो फिर जो ज़्यादा वाले पार्टिकल थे वो क्या मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ वो फिर से क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे। सही है, मतलब कि वो अनस्टेबल है, वो ज़्यादा देर तक ऐसे रहेगा नहीं। अगर उसकी कैपेसिटी से हमने ज़्यादा वर्क दिया है, ओके, कोई स्टूडेंट है उसकी कैपेसिटी नहीं है, जैसे कि आप लोग को अभी आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पढ़ रहे हो, अगर कोई टीचर है आपकी कैपेसिटी से हर रोज़ ज़्यादा होमवर्क दे रहा है, ओके, मैथ्स में अगर आपको हर रोज़ 100 न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं, तो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आप क्या कर दोगे, ना अब नहीं करना है मुझे। सही है, ऐसा करके बवाल कर दोगे। तो ऐसा ही है कि वो पहले हीट करेगा, क्योंकि टीचर्स की पहले क्या होती है, तो थोड़ी सी आपको डर होता है कि कहीं डांट ना दे, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, आप भी अपना होमवर्क पूरी तरह से कर दोगे। लेकिन हर रोज़ ऐसा होता रहेगा तो वो धीरे धीरे कूल होता जाएगा सॉल्यूशन, तो वो जो पार्टिकल्स थे वो फिर से रिक्रिस्टल
क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब आप भी फिर बोल दोगे अब डर वर कुछ नहीं, जितना होगा उतना ही करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है, तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ओके, जो भी होमवर्क मिले करते रहना चाहिए, वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आप लोगों को। नाउ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, पहले देखा हमने क्वालिटेटिव, फिर देखा सेमी क्वांटिटेटिव, अब आता है क्वांटिटेटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, नाउ जो ये हमारा क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, वो जो सारी टर्म्स है वो दो तरह की होती है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, वो क्यों है ऐसी, वो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है वो है मोलारिटी। वैसे भी ये सारे टर्म्स आप लोगों ने 11th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम इस टर्म्स को फिर से डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बेस में बहुत सारे जो उसके जो फॉर्मूलाज है हम इस चैप्टर में बहुत बार यूज़ भी करेंगे। तो ये है मोलारिटी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देन कम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, राइट, मोलारिटी, फॉर्मालिटी। तो ये जो एंड पीपीएम इन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सही है, तो ये सारी टर्म क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अगर आप इन सब की फॉर्मूलाज देखो तो आप देख रहे हो कि उसमें क्या आ रहा है, वॉल्यूम, उसमें क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम। और अगर वहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट है तो अगर आप उसका टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज़ करो या डिक्रीज़ करो, कोई भी हमारे पास अगर सॉल्यूशन है उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करो तो उसका सीधा इफ़ेक्ट किससे होगा, वॉल्यूम को होगा। सही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वो क्लोज आते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। मतलब कि हमारा जो वॉल्यूम है इट्स डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। और ये जो सारी की सारी टर्म है यहाँ पे आप देख रहे हो, मोलारिटी हो गई, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, पीपीएम इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये सारी टर्म में वॉल्यूम प्रेजेंट है, तभी वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की। तो वो क्या है, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज W बाई W मीन्स मास बाय मास, वेट बाय वेट, और PPM इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारी टर्म्स है वो किससे रिलेटेड है, मास से रिलेटेड है। और जो क्वांटिटी होती है हमारी वो क्या है, मास के टेम्परेचर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से हमारी जो क्वांटिटी है उस पर कोई डिपेंड नहीं होता है। सही है, अगर 100 kg है वो 100 kg ही रहेगा, वो नहीं ज़्यादा होगा नहीं कम होगा। उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसका मास नहीं है। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ है दे आर मास डिपेंडेंट, तभी वो क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से मास के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, जबकि ये सारी टर्म्स क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो आपको MCQ में शायद ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि आपको बोला गया है विच टर्म इज़ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और विच टर्म इज़ द टेम्परेचर डिपेंडेंट, और नीचे आपको 4 क्या दिए गए हो, ऑप्शन दिए गए हो, तो उसमें से आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो भी वॉल्यूम वाली टर्म होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, जो मास वाली टर्म होगी वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ये सारी टर्म्स आप लोग देख रहे हो 10 टर्म्स है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।